वीरू राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के खेरली टाउन के अंदर एक टेंट हाउस का बिजनेस रन करता था। वीरू अपनी पत्नी अनीता और 9 साल के बेटे के साथ सूर्यनगर कॉलोनी के अंदर, जो कि खेरली में, वहीं रहता था। 8 जून को सुबह 5 बजे वीरू की पत्नी अनीता वीरू के भाई की पत्नी को कॉल करती है और बताती है कि रात से ही वीरू की तबीयत खराब है और ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। इस बात को सुन के वीरू के घर वाले बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं। वो उसको तुरंत वहीं के नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां पर डॉक्टर क्लियर करते हैं कि रात में ही वीरू की मौत हो चुकी है। वीरू का भाई जैसे ही हॉस्पिटल में वीरू को देखता है तो उसको शक होता है। वीरू के चेहरे पर स्ट्रगल के निशान थे, जैसे कि किसी से उसकी मारपीट हुई हो, और उसी शक को क्लियर करने के लिए वीरू पुलिस में कंप्लेंट करता है। अब पुलिस को इस बात का पता लगाना है कि आखिर उस रात में ऐसा क्या हुआ है जो कि उसकी वाइफ अनीता छुपा रही है, और सच क्या है। ये सवाल थे पुलिस के सामने। वीरू और अनीता दोनों की लव मैरिज हुई थी। वीरू और अनीता दोनों की ये पहली शादी नहीं थी। वीरू की पहली पत्नी की मौत काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी और उस शादी से वीरू को एक बेटा था, और दूसरी तरफ अनीता का भी डाइवोर्स हो चुका था और उसका बेटा भी था, और उसका बेटा उसके पुराने हस्बैंड के साथ ही रहता था। इन दोनों की शादी हो जाती है और इनको एक बेटा होता है। आज के तारीख में उस बेटे की उम्र है 9 साल। वीरू की उम्र 35 साल के पास की है, और क्राइम डेट से 15 दिन पहले वीरू ने अपने बेटे की शादी करवाई थी, जो कि उसकी पुरानी पत्नी से था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वीरू के घर जाती है तो वहां पर जो उनका 9 साल का बेटा पुलिस को बताता है, वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं वो सुनकर। वीरू रोज की तरह अपने काम से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने बेटे को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मेरे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दो। उसका बेटा अपने डैड के फ़ोन को लेता है और उसको चार्जिंग पे लगा देता है। अनीता वीरू से कहती है कि आज खाना खा के जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी थकी हुई है। रोज़ के मुकाबले अनीता उस दिन जल्दी खाना बनाती है और ये लोग जल्दी सोने चले जाते हैं। वीरू, अनीता और उनका 9 साल का बच्चा, ये तीनों एक ही बिस्तर पर सो रहे होते हैं। रात के करीब 3:30 बजे होंगे। कुछ मोटरसाइकिल के घर के बाहर रुकने की आवाज़ आती है, जिस वजह से उस 9 साल के बच्चे की नींद खुल जाती है। अब वो उठ के साइड में देखता है तो उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं है। वो उठकर खिड़की की तरफ जाता है। वो बाहर की तरफ देखता है कि उसकी मम्मी गेट पर खड़ी है और गेट का ताला खोल रही है, और बाहर 2 मोटरसाइकिल खड़ी है जिस पे करीब 5 लोग घर की तरफ आए हैं। अब वो लोग घर के अंदर घुस रहे हैं। जो सबसे पहले घुसता है वो बच्चा उसको पहचान लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे नहीं पता था कि आज रात क्या होने वाला है। तभी वो 5 लोग घर के अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम था काशीराम। वो बच्चा उसको पहचानता था। वो पुलिस को दिए हुए बयान में भी उस आदमी को काशी अंकल कहकर डिनोट करता है। अब ये 5 लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो बच्चा घबरा जाता है। वो भाग कर जाकर बिस्तर में सोने का नाटक करने लगता है। तभी उसे थोड़ी देर बाद किसी तरीके की मारपीट की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि उसकी माँ बेड के कोने पर खड़ी है, और वो काशी अंकल उसके पिता का मुंह तकिए से दबा रहे हैं, और वो बाकी लोग, उन्होंने वीरू के हाथ पैरों को पकड़ा हुआ है। वो बच्चा उठता है, बचाने की कोशिश करता है अपने डैड को, लेकिन छोटा था, कमज़ोर था, बचा नहीं पाता है। काशी उसको पकड़ लेता है, उसको डराता और धमकाता है और चुप रहने के लिए कहता है। वो बच्चा उस रात चुपचाप वहीं रहता है। लेकिन सुबह 8 जून को जब पुलिस हॉस्पिटल से वीरू के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, तब वो बच्चा सब कुछ बताता है। अब पुलिस अपनी जांच की सुई को अनीता की तरफ मोड़ती है। पुलिस को शक तो शुरू से ही था, क्योंकि वीरू की डेड बॉडी के ऊपर स्ट्रगल के निशान थे, चेहरे पर घूसे मारपीट के मार्क्स थे, और दांत टूटा हुआ था जो किसी तरीके के स्ट्रगल को दिखाता था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये साबित होता है कि वीरू की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। लेकिन पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर काशीराम का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या है, और वो क्या कड़ियाँ हैं जो मिस हो रही है। अनीता की मार्केट में अपनी दुकान थी परचून की। काशीराम उसकी दुकान के सामने कचौड़ी बेचता था। कचौड़ी के सामान के सिलसिले में काशीराम का अनीता की दुकान पे अक्सर आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातचीत काफ़ी अच्छी होने लग गई थी। अब ये लोग बिना किसी काम के भी आपस में मिलने लग गए थे। इनफैक्ट काशीराम कई बार वीरू की गैर मौजूदगी में उसके घर पर जाकर अनीता से मुलाकात करता था। ये वही टाइम है जब उस बच्चे ने काशीराम को पहली बार देखा था, जिस वजह से उसने अपने बयान में काशीराम को काशी अंकल कहकर बताया। वीरू को इस बात की भनक होने लग गई थी कि कुछ तो गलत हो रहा है, जिस बात को कन्फ्रंट करने के लिए उसने अनीता से पूछा, जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे। इनफैक्ट वीरू और काशीराम का भी कई बार आपस में झगड़ा हुआ था।
अनीता को लेकर। वीरू के बेटे की शादी के बाद इन दोनों के बीच के झगड़े काफी ज्यादा हो गए थे। अब अनीता और काशीराम इन दोनों ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इनके प्लान के हिसाब से ये लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करेंगे जो कि घर के अंदर घुसकर इस तरीके से मारेगा कि नेचुरल डेथ दिखाई जा सके, जिसके लिए इन दोनों ने ब्रिजेश जाटव, जो कि काशीराम का दोस्त भी था, उसको 2 लाख रुपए की सुपारी दी। ब्रिजेश अपने 4 दोस्तों के साथ उस रात वीरू के घर में एंटर होता है। 7 जून को वीरू के घर काशीराम, ब्रिजेश, चेतन, नवीन और विष्णु, ये सारे लोग घर के अंदर घुसते हैं और उस रात वीरू को मार देते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उस टाइम उस घर का दरवाजा भी अनीता ने ही खोला था। इस मिस्ट्री को सबूतों के साथ सुलझाने में पुलिस को थोड़ा टाइम लग गया था। अनीता और काशीराम इन दोनों के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए पुलिस को 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और अनीता की कॉल रिकॉर्ड को बहुत ही डिटेल में एग्जामिन करना पड़ा, जिसके बाद इन लोगों ने इन दोनों के बीच की सारी कड़ियों को जोड़ा और फाइनली बच्चे की गवाही और इन सारे सबूतों की वजह से काशीराम और अनीता को पुलिस सूर्यनगर कॉलोनी से और ब्रिजेश को कालवाड़ी से अरेस्ट कर लेती है। बाकी 3 लोगों को पुलिस अभी ढूंढ रही है। 2025 में इस तरह के क्राइम सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्या ही कहें इन बातों पे। बी सेफ। सी यू इन नेक्स्ट फाइल।